बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइबा की 3 बेटियां थीं। वो बैंक में नौकरी करती थी। उसका शौहर मामूली मुलाजिम था। जब अचानक लाइबा को कैंसर हो गया और लाइबा बिस्तर से लग गई, घर के हालात बहुत बिगड़ गए, तो लाइबा की बेटियां भूख से रोने लगी। उसका शौहर खाना लेने गया पर वापस ना आया। कुछ दिन के बाद लाइबा का इंतकाल हो गया और लाइबा के रिश्तेदारों ने बच्चियों को कोठे पर भेज दिया। जब बच्ची जवान हुई तो कोठे वाले ने उसे अमीर सेठ के घर भेज दिया। अमीर सेठ जो ही उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, चीख पड़ा, क्योंकि आज वो एक बार फिर बिकी थी। एक बार फिर किसी और के रहमो करम पर थी। मगर ये कोई पहली बार नहीं था। वो इस लम्हे को पहले भी जीती रही थी। जब उसकी मां बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रही थी, जब उसका बाप 2 वक्त की रोटी का वादा करके हमेशा के लिए गायब हो गया था, जब भूख से तड़पती उसकी बहनें उसकी गोद में सिसकती थी, और जब उनके अपनों ने उनके जिस्म का मोल लगाकर उन्हें कोठे की जंजीरों में जकड़ दिया था। ये दुनिया उसके लिए कैद खाना बन चुकी थी। और नीलो इस कैद खाने की सरदार थी। ये रास्ता वापसी का नहीं है बच्ची। नीलो के आखिरी अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। आज के बाद तुम किसी के लिए महज एक औरत नहीं रहोगी, तुम एक सौदा बन चुकी हो। हवेली के बड़े दरवाजे के सामने गाड़ी रुक चुकी थी। अंदर सोने और रेशम में लिपटी दुनिया थी, और बाहर वो जो अब सिर्फ एक कीमत बन चुकी थी। दरवाजा खुला। चलो अंदर, नौकर ने करख्त आवाज में कहा। ईशा ने सर उठाया, मगर वो खाली नजरों से दरवाजे के अंदर झांकने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वो अंदर दाखिल हुई तो रोशनी ने उसे लम्हे भर के लिए चौंका दिया। ये दुनिया जिसे वो सिर्फ अमीरों के ख्वाबों में देखती थी, आज हकीकत की तरह उसके सामने खड़ी थी। चमकते फानूस, दबीज कालीन, कीमती क्रिस्टल ग्लासेस, और एक दुनिया जो दौलत की ताकत पर सांस लेती थी। और बीच में बैठा था वो आदमी, एक बाज की तरह अपने शिकार को तोल रहा था। बिलाखिर तुम आ ही गई। वो अपनी नशिस्त से उठा। उसके अंदाज में शिकारियों जैसी दरिंदगी थी। ईशा ने एक सांस ली। वो जानती थी कि अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। क्यों खामोश हो? नीलो ने तुम्हें ज्यादा बातें करना नहीं सिखाया? सेठ ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा। ईशा ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, कुछ वक्त में तुम्हें समझ आ जाएगा कि यहां तुम्हारी खामोशी की कोई वक़्त नहीं। उसने आगे बढ़कर हाथ ईशा के चेहरे की तरफ बढ़ाया। चीयर्स। एकदम कमरे में एक जोरदार चीख गूंजी। सेठ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे उसने कोई ऐसा मंजर देख लिया हो जो इंसानी आंखों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। ये क्या है? वो पीछे हटने लगा। उसने ईशा की तरफ देखा। उसकी सांस बेतरतीब होने लगी और कदम जमीन पर जमने लगे। ये तो नामुमकिन है। सेठ की चीख कमरे में गूंज गई। सेठ जमीन पर गिर गया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो कांप रहा था। उसके चेहरे पर मौत का खौफ फैल चुका था। ईशा ने नजरें झुका ली। पहली बार उसके होंठों पर एक अधूरी मुस्कुराहट उभरी। और आज की रात ईशा ने खुद को बेचने से इनकार कर दिया था। लाइबा कमजोर होती जा रही थी। कैंसर की बीमारी ने उसे चूस लिया था। अब वो बस अपनी 3 बेटियों को देखती और सोचती कि इनका क्या होगा। उसका शौहर बहुत पहले ही उसे छोड़कर जा चुका था, और रिश्तेदार भी ऐसे गायब हुए जैसे वो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा ना रही हो। उस छोटे से कमरे में भूख से बिलखती बच्चियों की आवाजें गूंज रही थी। सबसे बड़ी बेटी ईशा उनको तसल्ली दे रही थी, उन सबको तसल्ली दे रही थी, मगर खुद उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। उसे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, मगर वो जानती थी कि कुछ बुरा जरूर होगा। रात के किसी पहर लाइबा ने आखिरी सांस ली, और उसके साथ ही वो तीनों बहनें यतीम हो गई। मोहल्ले वालों ने एक रस्मी सा जनाजा पढ़ाया और सब वापस अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए, मगर उन मासूम बच्चियों की जिंदगी वहीं ठहर गई थी। फिर वो दिन आया जिसका खौफ ईशा को हमेशा से था। मामू, जो उनका सबसे करीबी रिश्तेदार था, उनके घर आया, मगर वो मदद के लिए नहीं आया था। उसके चेहरे पर वो मेहरबानी नहीं थी जो एक यतीम बच्ची अपने सरपरस्त में देखना चाहती है। देखो, तुम लोगों के लिए यहाँ कुछ नहीं बचा, उसने रूखे हुए लहजे में कहा। मैंने तुम लोगों का बंदोबस्त कर दिया है, एक अच्छी जगह जा रही हो। ईशा ने घबरा कर पूछा। कहा मामू? बस चलो, ज्यादा सवाल मत करो। ईशा और उसकी छोटी तीनों बच्चियों को एक गाड़ी में बिठाया गया और वो रास्ते में एक दूसरे से लिपट कर बैठ गई। बहनें डर के मारे रो रही थी, मगर वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी। गाड़ी एक बड़ी पुरानी हवेली के सामने रुकी। एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर सफाक मुस्कुराहट थी। ये लड़कियां तुम्हारी हुई नीलो बेगम, मामू ने कहा, और बगैर पीछे देखे वहां से चला गया। नीलो आगे बढ़ी और तीनों बच्चियों को ऊपर से नीचे तक देखकर सर हिलाया। ये 2 तो आम सी हैं, मगर ये बड़ी वाली। वो ईशा के करीब आई और उसकी ठोड़ी पकड़कर जबरदस्ती ऊपर किया। इसमें कुछ खास है। ईशा ने नीलो का हाथ झटक दिया और पीछे हटी।
नीलो हंसी। बागी हो? कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब सीधे हो जाते हैं। ईशा ने अपनी बहनों को देखा जो खौफजदा होकर सिसक रही थी। उसे अंदाजा हो गया था कि ये जगह कोई आम जगह नहीं है। रात होते ही ईशा को एक अलग कमरे में ले जाया गया। नीलो ने दोनों छोटी बच्चियों को किसी के हवाले कर दिया, मगर वो जगह किसी जेल से कम महसूस नहीं हो रही थी। वहां सब कुछ चमकदार और कीमती था, मगर दरवाजा बंद हो गया और वो घबरा कर बेड के किनारे बैठ गई। ये कहाँ ले आए मुझे? उसने खुद से सवाल किया। अगली सुबह नीलो कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम खुशनसीब हो लड़की, तुम आम नहीं हो, तुम्हें खास बनाने के लिए रखा गया है। ईशा ने सख्त लहजे में कहा, मुझे जाने दो। नीलो का चेहरा एक लम्हे को सख्त हुआ, मगर फिर वो हंसी। अब ये मुमकिन नहीं बेटी। कई दिन गुजर गए, मगर नीलो ने उसे बाकी लड़कियों के साथ नहीं रखा। वो उसे बचा कर रख रही थी, शायद किसी बड़े मकसद के लिए। ईशा सब समझ चुकी थी कि वो जो भी था अच्छा नहीं था। फिर वो रात आई जब नीलो ने उसे अपने कमरे में बुलाया। तुम्हारे नसीब का फैसला हो चुका है लड़की, नीलो ने कहा। ईशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? कल रात तुम एक खास मेहमान के साथ रहोगी। ईशा की सांस अटक गई। नहीं, नीलो ने उसे घूरा, यहां इनकार की इजाजत नहीं। ईशा को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। वो भाग नहीं सकती थी, छुप नहीं सकती थी, मदद मांगने के लिए भी कोई नहीं था। अगली रात उसे खास लिबास पहनाया गया और गाड़ी में बिठाकर एक बड़ी हवेली में ले जाया गया। दरवाजे पर एक लंबा और मगरूर शख्स खड़ा था। यह है रोहेल मलिक। नीलो ने सरगोशी की। यह शख्स तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। रोहेल ने एक नजर ईशा पर डाली और बेनियाजी से कहा, अंदर भेज दो। ईशा का दिल डूबने लगा। ये वो लम्हा था जिससे वो हमेशा डरती थी। कमरे में आकर वो एक कोने में दुबक गई। रोहेल ने शराब का गिलास मेज पर रखा और करीब आया। तुम लोग सब एक जैसे होते हो, उसने सर्द लहजे में कहा। ईशा ने कांपते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। रोहेल हंसा। छोड़ दूं? मैंने पैसे दिए हैं और तुम मुझसे कह रही हो कि छोड़ दूं। ईशा ने आंखें बंद करके दुआ पढ़नी शुरू कर दी। ये क्या कर रही हो? रोहेल ने हैरानी से पूछा। मैं अल्लाह से मदद मांग रही हूँ। रोहेल का हाथ वहीं रुक गया। उसने ईशा को गौर से देखा और एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर वो पीछे हट गया और सख्त लहजे में बोला, निकल जाओ मेरे कमरे से। ईशा ने आंखें खोलकर हैरत से उसे देखा। अभी जाओ। नीचे नीलो हैरान थी। इतनी जल्दी वापस? रोहेल ने सख्त लहजे में कहा। यह लड़की मेरे मतलब की नहीं है। नीलो ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली। ये कैसे हो सकता है? ईशा ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर उसे मालूम नहीं था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब तो ये जंग और शिद्दत इख्तियार करने वाली थी। नीलो का दिमाग साए साए कर रहा था। यह पहली बार हुआ था कि किसी ने उसकी पसंद की गई लड़की को ठुकरा दिया था। वो रोहेल मलिक को बहुत अच्छी तरह जानती थी। एक ऐसा शख्स जो अपनी ख्वाहिश के रास्ते में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करता था, मगर आज उसने ईशा को एक नजर देखने के बाद ही मुस्तरद कर दिया था। ईशा को वापस कोठी पर लाया गया, मगर उसका दिल खौफ और शुक्र के मिले जुले जज्बात से बोझल था। वो जानती थी कि नीलो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। कमरे में ले जाकर नीलो ने उसके बाल मुट्ठी में जकड़ कर खींच लिए। तूने आखिर ऐसा क्या किया कि वो तुझे छोड़कर चला गया? ईशा ने होंठ भींच लिए, मगर कुछ नहीं कहा। नीलो ने गुस्से में उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। याद रख, तुझे यहां से जाने की इजाजत नहीं है। अगर रोहेल नहीं तो कोई और आएगा। आयशा ने सख्त लहजे में कहा। मैं किसी की नहीं हूं, मैं अपनी हूं। नीलो तंजिया हंसी। यहां अपनी मर्जी नहीं चलती लड़की। आयशा ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो रही थी, मगर वो खुद को कमजोर नहीं होने देना चाहती थी। दूसरी तरफ रोहेल मलिक अपनी जिंदगी में पहली बार उलझन का शिकार था। वो अपने वसी और अरीज ऑफिस के शीशे के पीछे बैठा शहर की रोशनियों को घूर रहा था। उसके हाथ में वही विस्की का गिलास था जो उसने रात आयशा को देखने के बाद छोड़ दिया था। मैंने उसे क्यों हाथ नहीं लगाया? वो बड़बड़ाया। रोहेल मलिक के लिए औरतें महज एक तफरी थी, मगर उस लड़की की आंखों में कोई ऐसा खौफ था जिसने उसे रोक दिया था। ये लड़की आम नहीं है। वो बेचैनी से कुर्सी से उठा। नीलो को एहसास हो गया था कि रोहेल ने ईशा को एक लम्हे में मुस्तरद नहीं किया, बल्कि कुछ था जो उसे रोक रहा था। इसीलिए अब वो दूसरा कदम उठाने वाली थी। 2 दिन बाद नीलो ने अपने सबसे ज्यादा मालदार ग्राहक को फोन किया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है, उसने नर्म मगर जहरीले लहजे में कहा। वाकई? दूसरी तरफ से हंसी सुनाई थी। एक ऐसी चीज जो तुम्हें हमेशा याद रहेगी। ईशा को तीसरे दिन इत्तला मिली कि उसे फिर से किसी आदमी के पास भेजा जा रहा है। उसका खून खुश्क हो गया। नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसने खुद को दीवार से लगाते हुए सोचा। रात होने को थी और वो जानती थी कि नीलो के आदमी किसी भी वक्त उसे ले जाने के लिए आ सकते हैं। वो खुद को बचाने के लिए कुछ कर सकती थी,
मगर कैसे? उसी लम्हे दरवाजा खुला और नीलो अंदर आई। तैयार हो जाओ, ईशा ने नफरत से उसे घूरा। मैं नहीं जाऊंगी। नीलो मुस्कुराई। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्ची। ईशा की आंखें आंसुओं से भर गईं। अल्लाह मुझे बचा ले। दूसरी तरफ रोहेल को अजीब बेचैनी हो रही थी। वो किसी काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहा था। उसका दिमाग बार बार उस लड़के की तरफ ही जा रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने खुद से सवाल किया। फिर अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज आया। सर, नीलो ने आज रात ईशा को किसी दूसरे आदमी के हवाले करने का फैसला कर लिया है। रोहेल एक लम्हे के लिए साकत रह गया। ये क्या बकवास है? वो इस मैसेज को दोबारा पढ़ने लगा। नीलो ने आपके बाद उसे एक और गाहक के लिए रख दिया है। अगर आपको वाकई दिलचस्पी नहीं तो कोई और ले जाएगा। रोहेल के अंदर कुछ उबलने लगा था। मैंने उसे छोड़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे बर्बाद होते देख सकता हूं। वो तेजी से खड़ा हुआ और अपने खास आदमी को फोन किया। गाड़ी निकालो अभी। उधर नीलो के आदमी ईशा को लेने आ गए थे। चलो, देर हो रही है। ईशा ने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी सांसें उखड़ रही थी। कोई मौत सा हो जाए, मगर इस दुनिया में मुआवजे कहाँ होते हैं। फिर अचानक बाहर शोर मच गया। दरवाजा जोर से धड़ाम से खुला और नीलो का एक आदमी हाँफता हुआ अंदर आया। बेगम साहिबा, रोहेल मलिक आ गया है। नीलो चौंक गई। क्या? ईशा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो यहां क्यों आया है? नीलो ने गुस्से से पूछा। वो कह रहा है कि वो लड़की किसी और की नहीं हो सकती। अगले ही लम्हे दरवाजे पर कदमों की भारी आवाज सुनाई दी और फिर रोहेल अंदर आ चुका था। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। नीलो ने हंसी दबाकर कहा, अब क्या लेने आए हो मलिक साहब? रोहेल ने सख्त लहजे में कहा, यह लड़की तुम्हारे पास नहीं रहेगी। नीलो ने गुस्से से कहा, तुमने खुद इसे मुस्तरद किया था, अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? रोहेल ने एक नजर ईशा पर डाली जो बेयकीनी से उसे देख रही थी। फर्क पड़ता है क्योंकि मैंने कभी किसी को खुद से ज्यादा ताकतवर नहीं समझा था और शायद पहली बार मैंने अपनी ताकत किसी के लिए इस्तेमाल करनी है। ईशा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो सच में यहां आया था। ये लड़की आज से मेरे साथ रहेगी। नीलो का चेहरा जर्द पड़ गया। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ मलिक, वो दिल में सोच कर रह गई। मगर ईशा के लिए आज की रात जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित होने वाली थी। ईशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो नीलो के कैद खाने से निकल तो आई थी, मगर क्या वो वाकई आजाद हो गई थी? रोहेल के आदमियों ने उसे हवेली में लाकर एक अलग कमरे में छोड़ दिया था। ये कमरा कोठे के किसी भी हिस्से से बहुत मुख्तलिफ था। हर चीज कीमती और शानदार थी, मगर ये सब कुछ उसके लिए अजनबी था। उसने बेयकीनी से अपने इर्द गिर्द देखा और फिर आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोला तो बाहर राहदारी में एक नौकर खड़ा था। कहाँ जा रही है बीबी जी? ईशा रुक गई। मुझे यहां से जाना है, नौकर ने सर झुकाकर कहा। बॉस ने हुक्म दिया है कि आपको कहीं जाने न दिया जाए। उसका दिल धक से रह गया। तो मैं कैद में ही रही, जगह बदल गई मगर हाल वही है, उसने खुद से कहा। दूसरी तरफ रोहेल अपने ऑफिस में बैठा गुस्से से सिगार की कश ले रहा था। मैंने ये सब क्यों किया? उसने खुद से सवाल किया, मगर जवाब नहीं मिला। ईशा उसके लिए आम लड़की नहीं थी। वो उसे खरीद सकता था, उसे अपने उसूलों के मुताबिक झुका सकता था, मगर वो जानता था कि ईशा को खरीदना नामुमकिन है। वो लड़की, वो मुझे चैन क्यों नहीं लेने दे रही? रात का वक्त था। ईशा अपने कमरे में बैठी थी जब दरवाजा खुला और रोहेल अंदर आया। तुम सोई नहीं अभी तक? ईशा ने सर उठाकर देखा, मगर कुछ नहीं बोली। मैंने तुम्हें नीलो से बचाया, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। ईशा ने गहरी सांस दी। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। रोहेल ने चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट लाते हुए कहा। क्या? आजादी। रोहेल चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमे मगर सख्त लहजे में बोला, यह मुमकिन नहीं। ईशा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। क्यों? मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, तुमने मुझे क्यों जबरदस्ती अपने साथ रखा है? रोहेल ने गहरी नजरों से उसे देखा। क्योंकि तुम्हारा वहां वापस जाना मुमकिन नहीं और मैं तुम्हें किसी और के हाथ लगने नहीं दूंगा। ईशा ने बेबसी से कहा, मगर मैं तुम्हारी चीज नहीं हूं। रोहेल एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर बोला, यह वक्त फैसला करेगा, और बाहर निकल गया। अगले दिन राहिला बेगम को जब पता चला कि उनके बेटे ने एक लड़की को अपने घर में रखा हुआ है तो वो गुस्से में हवेली पहुंची। रोहेल ने बेनियाजी से मां की तरफ देखा और सिगार का कश लेकर कुर्सी पर टेक लगा ली। हाँ, वो लड़की यहां है। राहिला बेगम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या कर रहे हो? एक बाजारी लड़की को इस हवेली में ले आए हो। यह हमारी खानदानी इज्जत के खिलाफ है। रोहेल ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। कौन सी इज्जत मां? वो जो पैसों और ताकत के बलबूते पर कायम है। मत भूलो कि तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं रोहेल। राहिला बेगम ने सख्त लहजे में कहा। यह लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी। रोहेल ने आंखें मूंद कर गहरी सांस ली।
और फिर पुरसुकून लहजे में कहा, अगर कोई चीज मुझे बर्बाद कर सकती है तो वो मेरी अपनी कमजोरियां हैं, कोई लड़की नहीं। राहिला बेगम ने गुस्से से पैर जमीन पर मारा। मैं उसे यहां एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी के अभी उसे निकालो। रोहेल के चेहरे पर सख्ती आ गई। वो अपनी मां के सामने कभी खड़ा नहीं हुआ था, मगर आज वो पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। वो कहीं नहीं जाएगी। राहिला बेगम ने हैरत और गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ अपने बेटे को देखा। तुम्हारे लहजे में ये सख्ती क्यों है रोहेल? कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ऐसा क्या मां? रोहेल ने सवालिया नजरों से देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे लगाव हो गया हो? रोहेल के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा तासुर उभरा, मगर वो फौरन संभल गया। ऐसी कोई बात नहीं, मगर वो इस घर से तभी जाएगी जब मैं चाहूंगा। राहिला बेगम ने अपनी उंगली उठाकर सख्ती से कहा, अगर वो इस घर में रही तो मैं तुम्हें अपनी दौलत से आग कर दूंगी। रोहेल ने एक पल के लिए मां को घूरा, फिर बेनियाजी से कंधे उचकाए। जो मुनासिब लगे कर लीजिए। राहिला बेगम हैरत से अपने बेटे को देखती रह गई। ये पहला मौका था जब रोहेल ने उनकी किसी धमकी को संजीदा नहीं लिया था। वो गुस्से से पैर पटकती बाहर निकल गई, मगर जाते जाते अपनी नजरों में वाज़ेह धमकी छोड़ गई। दूसरी तरफ ईशा ये सब दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। उसने अपने लरसते हाथों को देखा। वो नहीं चाहती थी कि किसी की जिंदगी में नफरत या बर्बादी की वजह बने। मुझे यहां से जाना होगा। वो जानती थी कि रोहेल जैसा आदमी से इजाजत लेना बेवकूफ़ी होगी। उसे खुद ही कोई रास्ता निकालना था। उसी रात वो चुपके से अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, मगर जैसे ही वो राहदारी पार करने लगी, एक गहरी आवाज़ सुनाई दी। कहाँ जा रही हो? वो रुक गई। रोहेल दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा था। निगाहें अंधेरे में चमक रही थी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, आयशा ने हिम्मत करके कहा। रोहेल ने आहिस्ता से कदम बढ़ाया। उसकी नजरें जैसे ईशा की रूह तक उतर रही थी। मैंने तुम्हें नीलों के चुंगल से निकाला और तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें यूं जाने दूंगा? ईशा की सांसें तेज होने लगी। तुमने मुझे नीलों से बचाया था, मगर कैद करने के लिए नहीं। रोहेल के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर वो गहरी और खतरनाक थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगा जहां नीलों के आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे हों? ईशा कांप गई। मैं खुद को संभाल लूंगी, जैसे उस दिन संभाला था। ईशा ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। तुम बहादुर हो ईशा, मगर इस दुनिया में बहादुरी से ज्यादा ताकत काम आती है, और तुम्हारे पास वो नहीं है। ईशा ने मुठ्ठियां भींच ली। और तुम्हारे पास ताकत है, मगर रहम नहीं। रोहेल एक पल के लिए खामोश हो गया। रहम? वो हंसा। ये लफ्ज मेरी जिंदगी में कभी नहीं था, मगर तुमने मुझे नीलों के हवाले भी नहीं किया। तुमने मुझे रोका। क्यों? रोहेल की मुस्कुराहट मध्यम हुई, मगर वो कुछ नहीं बोला। क्यों रोहेल? ईशा ने एक कदम आगे बढ़ाया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर रोहेल ने आहिस्ता से कहा, शायद क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में वो चीज देखी जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। ईशा हैरत से उसे देखती रही। क्या? रोहेल ने नजर झुकाई, जैसे खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है। तुम आजाद होना चाहती हो ईशा? ईशा की आंखों में उम्मीद जाग उठी। हाँ। रोहेल ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, फिर खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत ही ना पड़े। ईशा साकत रह गई। तुम कहीं नहीं जा रही। और ये कहकर रोहेल अपने कमरे की तरफ मुड़ गया, जबकि ईशा वहीं खड़ी बेयकीनी से उसे जाता देखती रही। रात गहरी हो चुकी थी, मगर ईशा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। हर लम्हा उसे इस हकीकत का एहसास दिलवा रहा था कि वो अभी भी किसी और की मर्जी के ताबे थी। पहले नीलों की कैद में थी, अब रोहेल का एहसान। मगर फर्क क्या था? आजादी तो अब भी एक ख्वाब थी। रोहेल के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। फिर खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत न पड़े। वो मजबूत होना चाहती थी, मगर कैसे? एक ऐसी लड़की जिसे हर कदम पर कमजोर करने की कोशिश की गई हो, वो खुद को किस तरह से बचा सकती थी? इस सोच में गुम वो खिड़की के करीब जाकर खड़ी हुई। बाहर अंधेरा छाया हुआ था, मगर शहर की रोशनियां दूर कहीं उम्मीद की तरह चमक रही थी। क्या उसके लिए भी कोई रोशनी थी? दूसरी तरफ रोहेल हवेली की बालकनी में खड़ा सिगार की कश ले रहा था। उसका दिमाग उलझा हुआ था। वो खुद को लाख समझा चुका था कि ईशा उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसने खुद से कहा, मगर फर्क पड़ रहा था। यह पहली बार था जब उसने किसी लड़की को पैसे देकर हासिल नहीं किया था, बल्कि उसे नीलों जैसे दरिंदों से बचाने के लिए कदम उठाया था। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? उसके जहन में एक और सवाल उभरा, मगर वह जवाब से भाग रहा था। अगली सुबह ईशा ने फैसला कर लिया था कि अब वो मजीद बेबस नहीं रहेगी। अगर उसे यहां कैद रखा जा रहा था तो वो उस कैद को अपनी ताकत में बदलने की कोशिश करेगी।
इसी नियत के साथ वो बाहर निकली। नौकरों ने हैरत से उसे देखा। वो एक ऐसी दुनिया में थी जहां हर चीज उसके लिए नई थी। उसी वक्त वो राहिला बेगम के सामने आ गई। तुम्हें इजाजत किसने दी कि तुम इस घर में आजादी से घूमो? राहिला बेगम की आवाज बर्फ की तरह सर्द थी। ईशा ने निगाहें झुका ली। राहिला बेगम की आवाज बर्फ की तरह सर्द थी। आयशा ने निगाहें झुका ली, मगर उसके चेहरे पर जिद थी। ये कैद है, ये घर। राहिला बेगम का चेहरा सख्त हो गया। ये मेरे बेटे का घर है और तुम्हें यह ना भूलना चाहिए कि तुम यहां एक वक्ती मेहमान हो। ईशा ने मजबूत लहजे में कहा। मैं कोई चीज नहीं जिसे वक्ती या मुस्तकिल समझा जाए। राहिला बेगम ने उसे गौर से देखा। ये लड़की वो नहीं थी जो आम हालात में झुक जाए। अगर तुम्हें लगा कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी में जगह बना सकती हो तो तुम गलत हो। मुझे उसकी जिंदगी में जगह नहीं चाहिए, सिर्फ सुकून चाहिए। ईशा ने दो टोक कहा। सुकून? राहिला बेगम तंजिया हंसी। तुम जैसी लड़कियों की जिंदगी में सुकून नहीं होता क्योंकि तुम्हारा माजी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता। ईशा के दिल में एक खंजर सा पैवस्त हो गया, मगर उसने जब्त कर लिया। मेरा माजी कैसा भी हो, मैं उसे अपने हाल और मुस्तकबिल पर काबिज नहीं होने दूंगी। राहिला बेगम ने नापसंदीदगी से उसे देखा, फिर कहा, यहां ज्यादा उम्मीदें मत बांधो, और आगे बढ़ गई। रोहेल सब कुछ सुन रहा था। उसके होंठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट आई। लड़की में हिम्मत है, मगर सवाल यह था कि क्या यह हिम्मत उसे बचा सकेगी? उसी दिन नीलो ने अपने आदमियों से खबर मंगवाई। लड़की अभी तक वहीं है और लगता है रोहेल उसे किसी कीमत पर जाने नहीं देगा। नीलो ने गहरी सांस ली और सिगरेट सुलगा ली। ठीक है, अगर मैं उसे हासिल नहीं कर सकती तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। शाम के वक्त ईशा ने पहली बार हवेली के बाग में कदम रखा। वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गई। ये जगह खूबसूरत थी, जैसे किसी और दुनिया की हो। ये सब इतना खूबसूरत क्यों लग रहा है? क्यों तुमने अपनी जिंदगी में कभी ये सब नहीं देखा? वो फौरन पलटी और सामने रोहेल खड़ा था, हाथ में कॉफी का कप लिए, नजरें उस पर जमाए हुए। तुम यहां क्या कर रहे हो? रोहेल ने कंधे उचकाए। ये मेरा घर है। आयशा नजरें चुराकर पीछे हटने लगी, मगर रोहेल ने उसे रोक लिया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या? अगर मैं तुम्हें आजाद कर दूं तो तुम कहां जाओगी? आयशा के कदम रुक गए। कहीं भी, बस यहां से दूर। रोहेल ने गहरी सांस दी। और अगर मैं कहूं कि तुम्हें यहां महफूज रखा जा सकता है? महफूज? एक कैद में? कैद? रोहेल हंसा। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बचाकर तुम पर जुल्म किया? आयशा ने नजरें झुका ली। मैं नहीं जानती, मगर मैं बस खुद पर इख्तियार चाहती हूं। रोहेल चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, कभी कभी जो चीज हमें सबसे ज्यादा चाहिए होती है वही चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। आयशा ने हैरत से उसे देखा, मगर वो कुछ और कहे बगैर वापस चल दिया। उस रात नीलो के आदमी ने हवेली के करीब आकर अपने मालिक को फोन किया। सब कुछ तैयार है। नीलो की मुस्कुराहट खतरनाक थी। बस अब एक चाल और वो लड़की हमेशा के लिए खत्म। मगर नीलो नहीं जानती थी कि खेल सिर्फ वो नहीं खेल रही थी, रोहेल भी तैयार था। और इस बार अगर किसी ने ईशा की तरफ देखा तो उससे पहले उसे खुद जमीन में दफन होना पड़ेगा। रात का अंधेरा फैल चुका था, मगर हवेली के अंदर एक तूफान बरपा था। ईशा बेचैन थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई खतरा मंडला रहा है। नीलो जैसी औरत इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती थी। उसका दिल कह रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि कब और कैसे। दूसरी तरफ रोहेल अपनी बालकनी में खड़ा सिगार के धुएं में अपने ख्यालात को उलझाने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ भी वाज़ेह नहीं हो रहा था। ये लड़की मेरे लिए इतनी अहम क्यों हो गई है? वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सिर्फ जिद है। वो हमेशा जीतने का आदी था और शायद यही वजह थी कि वो आयशा को किसी और के हाथों बर्बाद होता नहीं देख सकता था। मगर दिल के किसी कोने में एक और एहसास भी सर उठा रहा था, ऐसा एहसास जिसे वो कबूल नहीं करना चाहता था। उसी लम्हे उसका फोन बजा। सर, नीलो ने अपने आदमियों को भेज दिया है। आज रात कोई कदम उठाने वाली है। रोहेल के हाथ की गिरफ्त सख्त हो गई। चौकीदारों को खबरदार कर दो, और अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो उसे जिंदा ना छोड़ो। फोन बंद करने के बाद वो सीधा नीचे गया। ईशा उस वक्त अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी जब दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी। कौन? जवाब नहीं आया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आहिस्ता से उठी और दरवाजे के करीब जाकर फिर से पूछा, कौन है? अचानक दरवाजा एक झटके से खुला और दो नकाबपोश आदमी अंदर दाखिल हो गए। आयशा चीखने ही वाली थी कि एक आदमी ने उसका मुंह दबा दिया। अगर आवाज निकाली तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। आयशा की आंखें खौफ से फैल गईं। दूसरी तरफ रोहेल हवेली के सहन में खड़ा अपने आदमियों को हिदायत दे रहा था जब अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ आया। बॉस, वो लड़की, वो
रोहेल के दिल में एक धमाका सा हुआ। क्या हुआ? वो लोग अंदर आ चुके हैं। रोहेल को आगे सुनने की जरूरत ही नहीं थी। वो तेजी से ऊपर की तरफ भागा। ईशा हाथ पैर मार रही थी, मगर आदमियों की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। जल्दी करो, एक आदमी ने दूसरे को कहा। ऐन उसी लम्हे दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और एक गोली चलने की आवाज आई। एक आदमी चीख कर जमीन पर गिरा। ईशा ने आंखें खोली और सामने रोहेल खड़ा था, हाथ में बंदूक लिए, आंखों में वहशत और गुस्सा। जो भी मेरी चीज को हाथ लगाएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। बाकी आदमियों ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर रोहेल के मुहाफिजों ने उन्हें घेर लिया। ले जाओ इन कमीनों को। आदमियों को जबरदस्ती पकड़कर बाहर ले जाया गया। ईशा अभी तक सकते में थी। तुम ठीक हो? उसने सर हिलाया, मगर उसके चेहरे पर खौफ अभी भी था। रोहेल ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, अब तुम समझी कि मैंने तुम्हें क्यों यहां रोका था? ईशा की आंखों में आंसू आ गए। ये सब कब खत्म होगा? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगली सुबह नीलो तक खबर पहुंच चुकी थी कि उसके आदमी नाकाम हो गए हैं। ये रोहेल मलिक, ये तो मेरे अंदाजों से भी ज्यादा ताकतवर निकला। उसने गहरी सांस ली और सिगरेट का कश लिया। मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ बच्ची। वो मुस्कुरा दी, मगर उसकी मुस्कुराहट जहर से भरी हुई थी। अब मैं ऐसा वार करूंगी कि रोहेल भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि उसने तुम्हें बचाया या बर्बाद किया। दूसरी तरफ राहिला बेगम ये सब सुनकर गुस्से से तिलमिला उठी। ये लड़की इस घर के लिए मुसीबत बन गई है। उन्होंने सोचा कि अब कुछ ऐसा करना होगा जो रोहेल को खुद मजबूर कर दे कि वो उस लड़की को अपनी जिंदगी से निकाल दे। और ये फैसला करने के बाद उन्होंने फोन उठाया और नीलो को कॉल मिला दी। हमें बात करनी है। नीलो की आंखें चमक उठी। बिल्कुल बेगम साहिबा, मुझे भी आपका ही इंतजार था। दूसरी तरफ रोहेल जानता था कि ये सब यहां खत्म नहीं हुआ और अब वो नीलो को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार हो चुका था। नीलो और राहिला बेगम के दरमियान खुफिया मुलाकात हो रही थी। दोनों खवातीन के चेहरों पर तल्ख मुस्कुराहटें थी, मगर अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रही थी। मुझे हैरत हुई कि तुमने मुझे खुद फोन किया बेगम साहिबा, नीलो ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। राहिला बेगम ने नफरत से नजरें घुमाई। मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है नीलो, मगर हमारे मकासद एक जैसे हैं। वो लड़की मेरे बेटे की जिंदगी से निकलनी चाहिए। नीलो ने क्या कहा लगाया। तो आखिर आप मान गई कि आपके बेटे के दिल में उस लड़की के लिए कोई ना कोई जज्बात जरूर है। राहिला बेगम की मुठियां भिज गई। रोहेल को कोई लड़की काबू में नहीं कर सकती, फिर भी वो उसे तुम्हारी बातों के खिलाफ अपने घर में रखे हुए है। नीलो ने तंज किया। राहिला बेगम की आंखें सर्द हो गईं। तुम उसे वापस ले जा सकती हो। नीलो के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट उभरी। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं ऐसी चाल चलूंगी कि रोहेल खुद अपने हाथों से उसे मेरे हवाले कर देगा। राहिला बेगम ने गौर से नीलो को देखा, फिर आहिस्ता से बोली, क्या मंसूबा है? नीलो आगे झुकी और सरगोशी की। हमें उसे दागदार बनाना होगा। रात का वक्त था। हवेली में खामोशी छाई हुई थी। ईशा अपने कमरे में बैठी थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ये सब कब खत्म होगा? वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ अभी बाकी था। नीलो के आदमी अंधेरे में दबे कदमों से हवेली में दाखिल हो चुके थे। वो जानते थे कि उन्हें क्या करना है। दूसरी तरफ रोहेल बेचैनी से अपने ऑफिस में बैठा था। मैं उस लड़की को कब तक अपने साथ रखूंगा? उसके जहन में कई सवालात थे, मगर कोई जवाब नहीं था। फिर अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, बॉस फौरन हवेली आ जाए, कुछ गड़बड़ हो रही है। रोहेल के चेहरे की रंगत बदल गई। अब क्या मुसीबत है? हवेली के अंदर ईशा बेखबरी में अपनी किताब पढ़ रही थी जब अचानक दरवाजा खुला। चंद लम्हों के लिए सब कुछ रुक गया। सामने नीलो के दो आदमी खड़े थे, चेहरों पर नकाब और हाथों में हथियार। ईशा की आंखों में खौफ फैल गया। तुम कौन हो? एक आदमी हंसा। हम वो हैं जो तुम्हें वापस वहां ले जाने आए हैं जहां तुम्हारी जगह है। ईशा ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर एक ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, इतनी आसानी से नहीं गुड़िया। मगर वो नहीं जानते थे कि आज उनका सामना रोहेल मलिक से था। क्या हो रहा है यहाँ? दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और रोहेल अंदर दाखिल हुआ। नीलो के आदमियों ने चौंक कर उसे देखा। यहाँ किसी ने मरना है तो बता दो, रोहेल की आवाज में सफाकी थी। एक लम्हे में उसके आदमियों ने नीलो के भेजे हुए गुंडों को घेर लिया। तुम लोग समझते हो कि तुम मेरे ही घर में आकर ये सब कर सकते हो? नीलो के आदमी बौखला गए। बॉस, हमें मजबूर किया गया था। क्या? नीलो ने हमें भेजा था, मगर हुक्म किसी और का था। रोहेल की आंखें तन गई। कौन? आदमी खौफ से लरसने लगा।
राहिला बेगम। पूरा कमरा खामोश हो गया। ईशा ने बेयकीनी से देखा। क्या? रोहेल के चेहरे पर एक पल के लिए सकता छा गया। तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं बॉस, हमें राहिला बेगम ने खुद कहा था कि इस लड़की को यहां से ले जाना है। रोहेल के अंदर कुछ टूटने लगा। मेरी माँ, मेरी अपनी माँ। उसने एक लम्हे के लिए ईशा की तरफ देखा। वो सहम कर खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में सवाल थे। क्या मैं वाकई इसकी जिंदगी में बर्बादी बन रही हूँ? अगले लम्हे रोहेल ने गुस्से से अपनी माँ का सामना करने का फैसला कर लिया था। माँ, यह आपने क्या किया? राहिला बेगम ने पुरसुकून अंदाज में चाय का घूंट लिया। जो जरूरी था। आपने नीलो के साथ मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। राहिला बेगम ने बेनियाजी से कंधे उचकाए। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है और मैं तुम्हें खुद बर्बाद होते नहीं देख सकती। रोहेल की मुठ्ठियां सख्त हो गई। आप जानती हैं माँ, आज आपने साबित कर दिया कि खून का रिश्ता हमेशा सबसे मजबूत नहीं होता। राहिला बेगम की आंखों में पहली बार हल्की सी लर्जिश आई, मगर वो संभल गई। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो साबित करके दिखाओ। रोहेल ने गहरी सांस ली। ठीक है माँ, अब मैं साबित करूंगा। उसी लम्हे उसने सबसे बड़ा फैसला कर लिया। अगली सुबह पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी। रोहेल मलिक ने एक यतीम लड़की से निकाह करने का ऐलान कर दिया। नीला और राहिला बेगम के चेहरों पर हैरत और गुस्से की आमेजिश थी। ये कैसे हो सकता है? नीलो ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। राहिला बेगम की आंखों में बेयकीनी थी। उसने वाकई वो कर दिखाया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ ईशा हैरत और उलझन के आलम में खड़ी थी। क्या मैं वाकई उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही हूं? रोहेल ने उसे गौर से देखा और आहिस्ता से कहा, हाँ ईशा, अब तुम सिर्फ मेरी हो। पूरा शहर इस खबर से गूंज उठा था। हर तरफ एक ही बात हो रही थी। रोहेल मलिक, जो औरतों को महज खिलौना समझता था, एक यतीम और कोठे से बचाई गई लड़की से निकाह करने जा रहा था। नीलो गुस्से में अपनी कुर्सी पर बैठी सिगरेट की कश लगा रही थी। ये लड़का आखिर चाहता क्या है? राहिला बेगम की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। उनके लिए ये नाकाबिले यकीन था कि उनका बेटा उनकी मर्जी के खिलाफ जा सकता है। मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी, उन्होंने फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ हवेली में अजीब सा माहौल था। रोहेल पुरसुकून नजर आ रहा था, मगर उसकी आंखों में कुछ था जो वाजे कर रहा था कि वो एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो चुका है। ईशा, जो अब तक हैरत के आलम में थी, उसने हिम्मत करके पूछा, ये सब क्यों कर रहे हो? रोहेल ने गहरी नजरों से उसे देखा, फिर आहिस्ता से कहा, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि सबको बता दिया जाए कि तुम कोई कमजोर लड़की नहीं हो, बल्कि एक इज्जतदार औरत हो। ईशा ने नजरें झुका ली। मगर मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं, मैं बस, रोहेल ने सख्ती से कहा, यह फैसला मैं करूंगा। निकाह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, मगर खतरा अभी भी टला नहीं था। नीलो ने आखिरी चाल चलने का फैसला कर लिया था। अगर मैं उसे मार नहीं सकती तो मैं उसे उसकी मोहब्बत में जलाकर राख कर दूंगी। निकाह की रात हवेली में मेहमानों की आमद जारी थी। मीडिया को सख्ती से रोका गया था, मगर खबर हर तरफ फैल चुकी थी। ईशा अपने कमरे में बैठी थी, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या मैं वाकई इस सब के काबिल हूं? वो एक आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। वो लड़की जिसे एक जमाना तवाइफ समझ चुका था, आज एक अमीर कबीर घराने की बहू बनने जा रही थी। मगर नीला और राहिला बेगम का वार अभी बाकी था। निकाह के ऐन वक्त हवेली में एक हंगामा मच गया। ये क्या बकवास है? रोहिल गुस्से से बोला। नीलो ने एक वीडियो सबके सामने चला दी, एक झूठी एडिट शुदा वीडियो, जिसमें आयशा को नीलो के आदमियों के साथ हंसते और बात करते दिखाया गया था, जैसे वो हमेशा से उनके साथ शामिल रही हो। राहिला बेगम ने फौरन मौका देखा, मैं ना कहती थी ये लड़की हमें बर्बाद कर देगी। मेहमानों में चहमगोइयां शुरू हो गई। ये तो सब प्लान था। ये लड़की नीलो की ही थी और रोहिल को बेवकूफ बनाया गया। ईशा की आंखों में आंसू आ गए। ये झूठ है, मगर अब सब उसके खिलाफ जा रहे थे। रोहिल ने खामोशी से सबको देखा, फिर वो नीलो के करीब गया और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। पूरा हॉल साकत हो गया। ये सब झूठ है, रोहिल की आवाज गूंजी। नीलो चीख कर बोली, सबूत तुम्हारे सामने है। रोहिल ने सख्ती से कहा, सबूत? तुम जैसे लोग सच्चाई को खरीदने की ताकत रखते हैं, मगर मेरे यकीन को नहीं। वो ईशा की तरफ मुड़ा। तुम्हें अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। ईशा ने बेयकीनी से उसे देखा। तुम मुझ पर यकीन कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मोहब्बत सबूत नहीं मांगती। और उसी लम्हे निकाह मुकम्मल हो गया। नीलो की आखिरी चाल भी नाकाम हो चुकी थी। राहिला बेगम खामोश थी, मगर उनकी आंखों में वाज़ेह शिकस्त थी। और ईशा
वो जान चुकी थी कि मोहब्बत को हासिल करना आसान नहीं है, मगर जब कोई उसे सच्चे दिल से कबूल कर ले तो यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। उस रात मोहब्बत जीत गई थी। निकाह मुकम्मल हो चुका था, मगर उस हवेली में खामोशी छा गई थी। कुछ देर पहले जो मेहमान सरगोशियों में ईशा के खिलाफ बातें कर रहे थे, अब हैरान खड़े थे। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि रोहेल मलिक, जो अपनी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी नहीं उठाता, आज सबके सामने उस लड़की को अपनी बीवी तस्लीम कर चुका था। नीलो का चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसने इतनी बड़ी चाल चली थी, मगर सब कुछ बर्बाद हो गया। ये मुमकिन नहीं, वो खुद से बड़बड़ाई। राहिला बेगम, जो अब तक खामोशी से खड़ी थी, एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ी। रोहेल, उनकी आवाज में एक अजीब सा कर्ब था। रोहेल ने सर उठाकर मां को देखा। जी मां, तुमने वाकई ये निकाह कर लिया, मेरी मर्जी के खिलाफ? रोहेल ने नरमी मगर मजबूती से कहा, मां, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। राहिला बेगम की आंखों में बेयकीनी थी। एक बाजारी लड़की को बहू बनाकर लाए हो। ईशा के दिल में एक चुभन सी हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो जब्त कर गई। रोहेल ने आहिस्ता से कहा, मां, अगर आप इसे बाजारी लड़की कहकर अपनी तसल्ली कर सकती हैं तो शौक से कर लें, मगर मेरे लिए ये मेरी इज्जत है। राहिला बेगम चंद लम्हे साकत रही, फिर तंजिया हंसते हुए कहा, तो अब तुम्हें इज्जत का ख्याल आने लगा? ये वही लड़की है जिसे तुमने चंद दिन पहले तवाइफ समझकर मुस्तरद कर दिया था। हाँ, और शायद उसी दिन मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती की थी। रोहेल की आवाज में अफसोस झलक रहा था। ईशा की आंखें हैरत से फैल गई। ये सब क्या हो रहा है? क्या वाकई ये वही शख्स है जो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था? नीलो ने मौका देखकर जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, बेगम साहिबा, आपका बेटा पूरी दुनिया के सामने इस लड़की का गुलाम बन चुका है। सोच लें, अगर आज आप इसे माफ कर देंगी तो कल वो आपके मुंह पर दरवाजा बंद कर देगा। राहिला बेगम ने तेज नजरों से नीलू की तरफ देखा। तुम चुप रहो। नीलू ने हैरत से उन्हें देखा। बेगम साहिबा? राहिला बेगम ने लंबी सांस ली और रोहेल को बगौर देखा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस फैसले के साथ खुश रहोगे तो ठीक है, मगर एक बात याद रखना रोहेल, अगर ये लड़की तुम्हें बर्बाद करे तो मैं अपनी आंखों के सामने देखूंगी और एक आंसू भी नहीं बहाऊंगी। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गई। रात गहरी हो चुकी थी। ईशा अपने कमरे में बैठी थी और उसकी आंखों में अभी भी बेयकीनी थी। क्या ये सब हकीकत है? मैं वाकई रोहेल मलिक की बीवी बन चुकी हूं? वो अपनी हथेलियों को गौर से देख रही थी, जैसे वहां से कोई जवाब तलाश कर रही हो। दरवाजा आहिस्ता से खुला और रोहेल अंदर आया। ईशा फौरन खड़ी हो गई। बैठो, रोहेल ने आहिस्ता से कहा। वो चुपचाप बैठ गई, मगर नजरें झुका ली। रोहेल ने करीब आकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह सब आसान नहीं था, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम कमजोर नहीं हो। ईशा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुमने किया है। हाँ, क्योंकि मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में सही फैसला किया है। ईशा ने चौंक कर उसे देखा। मुझे नहीं मालूम कि ये मोहब्बत है या कुछ और, मगर एक बात तय है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। ईशा की सांस अटक गई। ये सब सच है? रोहेल ने उसके हाथ थाम लिए। हाँ, ये सच है। नीलो आज तक ये खेल खेल रही थी। अब उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची थी, मगर इस बार उसके सामने रोहेल था। अगर तुमने दोबारा मेरे या मेरी बीवी के खिलाफ कोई चाल चली तो याद रखो, तुम्हारी ये दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। नीलो के चेहरे पर खौफ छा गया। ये धमकी है मलिक? नहीं, ये वादा है। चंद दिन बाद राहिला बेगम के कमरे का दरवाजा खुला। ईशा अंदर आई और खामोशी से उनके सामने खड़ी हो गई। राहिला बेगम ने बगैर देखे कहा, आप क्या लेने आई हो? ईशा ने आहिस्ता से कहा, बस आपकी दुआ। राहिला बेगम ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दुआ दूंगी? आप मुझे बद्दुआ भी दे सकती हैं, मगर मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। राहिला बेगम ने कुछ लम्हे उसे गौर से देखा, फिर गहरी सांस ली और नजरें झुका ली। मोहब्बत में जीतने के लिए हारना पड़ता है लड़की, और शायद मैं अपनी आना हार चुकी हूं। ईशा की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या इसका मतलब है कि? राहिला बेगम ने सख्त मगर नरम लहजे में कहा, चली जाओ और मेरे बेटे का ख्याल रखना। और यूं अधूरे ख्वाब की कहानी मुकम्मल हुई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।